हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी विद बेट। तो कीमोथेरेपी में बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का टॉपिक कंटिन्यू करते हुए हम पहले पेनिसिलिन के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम अगले सिफेलोस्पोरिन के बारे में बात करेंगे, जो कि मेनली 3 टाइप का होता है। सिफेलोस्पोरिन सी जो होता है वो मेजर रोल प्ले करता है, बट जो CPN होता है इन तीनों का ही सोर्स सिफेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम होता है। जो सिफेलोस्पोरिन सी होता है वो मेजर कंट्रीब्यूटर है, वही जो एन है वो पेनिसिलिन लाइक है और पी जो है वो स्टेरॉइडल एंटीबायोटिक्स के जैसे काम करता है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो थायाजाइड रिंग की जगह अब इसमें आ गई है डाइहाइड्रोथायाजीन रिंग और इसके कॉमन न्यूक्लियस का नाम चेंज होके हो चुका है अमीनो सेफेलोस्पोरानिक एसिड। अगर हम इसके स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशन की बात करें तो इसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी आती है R1 ग्रुप की वजह से, जो कि बीटा लैक्टम रिंग की 7th पोजीशन पर अटैच होता है। वहीं इसकी फार्माकोकाइनेटिक एक्टिविटी आती है R2 ग्रुप की वजह से, जो डाइहाइड्रोथायाजाइन रिंग की 3rd पोजीशन में अटैच होता है। अब ये बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट है, मतलब ये एंजाइम इसको तोड़ नहीं सकता एंड इट इज मोर वाटर सॉल्यूबल, मतलब इसका एक्सक्रीशन मोर इजीली हो जाएगा। इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में है कि किस सीक्वेंस में इसकी डिस्कवरी हुई है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट जनरेशन फोकस करता है ग्राम पॉजिटिव के ऊपर, सेकंड जनरेशन भी ग्राम पॉजिटिव के ऊपर और कुछ हद तक ग्राम नेगेटिव के ऊपर भी करता है। जो थर्ड जनरेशन होता है वो मोस्ट एक्टिव होता है टूवर्ड्स द ग्राम नेगेटिव, एज वेल एज ये सर्टेन एनारोबिक बैक्टीरिया को भी इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर देता है। वही जो फोर्थ होता है वो स्यूडोमोनास के सेंसिटिव होगा और जो फिफ्थ होगा उसका बस आपको एग्जाम्पल याद रखना है। अब अगर हमें फर्स्ट के एग्जाम्पल की ट्रिक देखनी है तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो एन से एंड हो रहे हैं दैट इज सेफेलोटिन एज वेल एज सिफेलेक्सिन, वो फर्स्ट जनरेशन को बिलोंग करते हैं। सेकंड में सेफुरोक्साइन, ऑक्साइन याद रखो, उससे आपको थर्ड जनरेशन के याद हो जाएंगे, जिसमें आपको टी और ऐड करना है बस, ठीक है। तो सिफाटैक्साइम एंड सेफ्ट्राई एक्सोन, तो ऑक्साइम, एक्साइम और एक्सोन, तो ये रिलेटेड हो गए ना। फिर जो फोर्थ जनरेशन होती है उसमें आपको एडिशनल पी अल्फाबेट ऐड करना है, जिसकी टर्म्स में वो जाएगा सिफेपाइन एज वेल एज सिफपिरोम। फिर जो बिपिरोल होता है वो आपका फिफ्थ जनरेशन में आ जाएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम बात करें कि जो थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन के एंटीबायोटिक्स होते हैं वो क्रॉस कर सकते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को एंड दे आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द मेनिंजाइटिस। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें, एब्जॉर्प्शन, इनका एब्जॉर्प्शन ओरली बस 3 ड्रग्स का अच्छा होता है, दैट इज सिफेलेक्सिन बिलोंगिंग टू द फर्स्ट जनरेशन, सिफेड्रोक्सिल बिलोंगिंग टू द फर्स्ट जनरेशन एंड सिफेक्लोर बिलोंगिंग टू द सेकेंड जनरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर आना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो थर्ड जनरेशन में हमारे पास आता है सिफापिराजोन। इट इज द ओनली एंटीबायोटिक, मतलब थर्ड जनरेशन की और भी हो सकती है जो कि क्रॉस कर सकती है ब्लड ब्रेन बैरियर, प्लेसेंटा, एज वेल एज उसकी पुअर कंसंट्रेशन होती है इन द प्रोस्टेट टिश्यू एज वेल एज एक्वस एंड विट्रस ह्यूमर ऑफ द आई। एक्सक्रीशन इसकी ट्यूबुलर सिक्रीशन से ही होगी, पेनिसिलिन के जैसा ही इसका मैकेनिज्म है। साइड इफेक्ट की बात करें तो जो पेनिसिलिन सेंसिटिव होते हैं उसके 10% लोग सिफेलोस्पोरिन के भी सेंसिटिव होते हैं। ओरली दोगे तो उसमें जीआई डिस्टरबेंस हो सकती है, आईएम दोगे तो एब्सेस और स्किन स्लोइंग हो सकती है, और आईवी में अगर आप सिफामेंडोल दोगे जो कि सेकेंड जनरेशन है या फिर सिफापिराजोन दोगे जो कि थर्ड जनरेशन है, ये दोनों क्या कॉज कर सकते हैं, विटामिन के की डेफिशिएंसी, जो कि इंक्रीज कर देगी ब्लीडिंग एज वेल एज द क्लॉटिंग टाइम को। ड्रग इंट्रैक्शंस भी इसके पेनिसिलिन के जैसे ही होते हैं और इसके जो यूज होते हैं वो सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू में यूज होते हैं, मतलब सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए आप इसको दे सकते हो। मेस्टाइटिस के लिए आप सिफापिरीन सोडियम लैक्टेटिंग एनिमल्स में, ड्राई एनिमल्स में सिफापिरीन बेंजाथीन यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट हमारे पास मोनोलैक्टम्स आती है। मोनोलैक्टम्स जनरली रिलेट करती है अमीनो ग्लाइकोसाइड्स के साथ।
और इसमें सिर्फ एक ही रिंग प्रेजेंट होगी, दैट इज द बीटा लैक्टम रिंग ओनली। इट इज एक्टिव अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव एरोबिक बैक्टीरिया, बट ये कोई रिएक्शन शो नहीं करता ग्राम पॉजिटिव और एनारोब्स के लिए। इसमें आपको बस एक ही एग्जांपल याद रखना है, दैट इज एस्ट्रियोनाम। एस्ट्रियोनाम का सोर्स क्या है? क्रोमोबैक्टीरियम वायोलेशियम। ये जो सोर्स होते हैं इन पे कई बार मैच में क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसमें करेक्टरिस्टिक क्या होती है? बैक्टीरिया लॉन्ग फिलामेंटस हो जाएगा और फिर उसकी लाइसिस होगी इन केस ऑफ मोनोबैक्टम्स का एस्ट्रियोनाम। देन जो लास्ट क्लास होती है वो है हमारी कार्बापिनीन्स की। कार्बापिनीन्स में हमारे पास एक बीटा लैक्टम की रिंग है और हमारे पास 5 कार्बन का अनसैचुरेटेड रिंग है जिसमें सल्फर नहीं है। ठीक है, तो बीटा लैक्टम रिंग के साथ 5 कार्बन अनसैचुरेटेड रिंग होती है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, बहुत सारे बैक्टीरिया को रेजिस्ट कर सकता है और बीटा लैक्टमेज से रेजिस्ट हो चुका है, वो एंजाइम इसको नहीं खोल पाएगा। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम होता है, जो वो सेल वॉल को इनहिबिट कर रहा था ये भी उसी को ही इनहिबिट करेगा। इसके एग्जांपल है इमिप्रिनेम। इमिप्रिनेम इज ऑलवेज गिवन इन कॉम्बिनेशन विद द सिलास्टैटिन। जो सिलास्टैटिन होता है वो इनहिबिटर होता है रीनल ट्यूबुलर डाइपेप्टिडेज एंजाइम का। अब जो ये रीनल ट्यूबुलर डाइपेप्टिडेज एंजाइम होता है वो इमिप्रिनिन को डिग्रेड कर देता है, जिसकी वजह से वो अपना एक्शन नहीं कर पाता। इसलिए हम इसको सिलेस्टेटिन के साथ यूज करते हैं ताकि वो इस एंजाइम को इनहिबिट कर दे और इसकी डिग्रेडेशन को प्रिवेंट कर दे। हम जनरली इसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस में देते हैं। हम इसको ओरली नहीं दे सकते क्योंकि ये सर्टेनली टॉक्सिक होता है। इसका सोर्स स्ट्रेप्टोमाइसिस कैटलिया से होता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में तो ये सबको ही मारेगा, ग्राम पॉजिटिव, नेगेटिव, एरोबिक, एनारोबिक, बट एमआरएस से मेथिलीन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के खिलाफ ये नहीं जाएगा। इसके खिलाफ सिर्फ वेंकोमाइसिन और फ्लोरोक्विनोनॉन ही जा सकते हैं। लास्ट एग्जांपल हमारे पास जो कि कार्बापेनिन्स में आता है, इट इज द मिरोपिमेन। मिरोपिनिन जो होता है, इट डू नॉट रिक्वायर द सिलास्टिन, क्योंकि जो ये एंजाइम है वो इसको डिस्ट्रॉय नहीं करता, तो इसको सिलास्टिन के साथ देने की कोई जरूरत नहीं है। और इसकी जो एक्टिविटी होती है वो स्यूडोमोनास के अगेंस्ट भी होती है, अलोंग विद ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म। तो इसके साथ हमने खत्म कर दिया है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का टॉपिक। अगली बार हम स्टार्ट करेंगे सल्फोनामाइड्स और अमीनोग्लाइकोसाइड्स की एंटीबायोटिक्स के बारे में। थैंक यू।